हेलो स्टूडेंट्स, कॉर क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज हम वीडियो में पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि आप सभी को पता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये कमेंट किया था कि मैम BCHCT 131 के लिए और बाकी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जनरल स्टूडेंट्स के, जिन्होंने बोला था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो अपलोड करें। तो उन्हीं के लिए हमने ये वीडियो अपलोड करी है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, मतलब कि चारों ब्लॉक्स जो हैं BCHCT 131 के उनको कवर करते हैं। तो क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस भी हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा जब आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ऑक्टेन नंबर। अभी ऑक्टेन नंबर क्या होता है? वैसे इंपॉर्टेंट ऑक्टेन नंबर है, लेकिन किटेन भी आपको कर लेना चाहिए। एक बार डेफिनेशन जरूर आप कर लीजिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है? इट इज़ अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ फ्यूल्स एबिलिटी, फ्यूल्स की एबिलिटी विद स्टैंड कंप्रेशन। बट कीटेन नंबर क्या होता है? It is the measurement of the ignition properties of fuel. And octane number क्या है? Fuel's ability to withstand compression. And ketane number होता है ignition property. तो कई बार क्या होता है, ये ऐसे तो एक नंबर में ऐसे आ सकती है इसकी डेफिनेशन या फिर इसकी डेफिनेशन, अदरवाइज दो नंबर में इनका डिफरेंस आ सकता है। तो दोनों को करना ईजी जरूरी है आपके लिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको ये पता करना होता है कि दोनों गिवन होते हैं कंपाउंड्स और आपको पूछा जाता है कि बेटर ऑक्टेन नंबर किसका होगा, किसके पास बेटर ऑक्टेन नंबर होगा। वो तभी आप फाइंड कर सकते हो अगर आपको ऑक्टेन नंबर फाइंड आउट करना आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन। अभी सबसे पहले आपको वुड्स रिएक्शन पता होनी चाहिए क्या होती है। उसके जो लिमिटेशन है वो एक नंबर में अक्सर आ जाती है। तो लिमिटेशन क्या है? मेन डिफिकल्टी विद वुड्स रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ मैनी साइड प्रोडक्ट्स। जब एल्केन्स जो होते हैं वुड्स रिएक्शन में, आपको पता होगा कि जो एल्केन्स होते हैं ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स होते हैं, मतलब कि उनमें जो कार्बन्स होते हैं वो ऑड नंबर होते हैं। और कई बार क्या होता है, जो ज़्यादातर ऐसा होता है वुड्स रिएक्शन में कि साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन जाते हैं। इसकी वजह से जो मेन प्रोडक्ट होता है उसकी परसेंटेज, उसकी कॉम्पोजिशन कम हो जाती है, उसका जो परसेंटेज ऑफ कॉम्पोजिशन होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से वुड्स रिएक्शन में जब हम प्रिपरेशन करते हैं, रिएक्शन प्रोसीड आउट करते हैं, तो उसमें साइड प्रोडक्ट ज़्यादा बन जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और डिजायर्ड प्रोडक्ट कम प्रोपोर्शन में बनता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन डज नॉट रिएक्ट विद एल्कीन्स। अभी एल्कीन्स जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, क्यों? एडिशन ऑफ एल्कीन टू आयोडीन टू एल्कीन। अभी एल्कीन की एडिशन आयोडीन में होती है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 1,2 डाई आइडो प्रोडक्ट, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे आयोडीन ग्रुप्स लगे होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। क्या होता है कि एल्कीन्स की जब एडिशन करवाते हैं आयोडीन के साथ, तो क्या होता है, जो डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेकआउट हो जाता है और दोनों तरफ आयोडीन लग जाता है, तो 1,2 डाई आइडो प्रोडक्ट बनता है। बट वो प्रोडक्ट क्या होता है? अनस्टेबल। एंड उसके बाद क्या होता है, इतना अनस्टेबल होता है कि फिर दोबारा से आयोडीन को लूज करके फिर से एल्कीन बन जाता है, मतलब कि रिएक्टेंट दोबारा से बन जाता है, इसीलिए इजीली रिएक्ट नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन, एल्काइंस दिए गए हैं आपको और क्वेश्चन रिएक्शन गिवन है। पॉइजन कैटलिस्ट है अगर उसकी प्रेजेंस में पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट है और हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं, तो क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर कोई पॉइजन कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं तो उस टाइम में डबल बॉन्ड की बजाय डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड बन जाता है, मतलब कि एल्केन्स बन जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है पॉइजन कैटलिस्ट का? पॉइजन कैटलिस्ट में डबल बॉन्ड बनता है, एल्कीन बनती है, और अगर पॉइजन कैटलिस्ट यूज ना करा जाए तो एल्काइन से डायरेक्ट एल्केन्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों? कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, कई बार क्या होता है कि दोनों में क्वेश्चन मार्क लगा होता है कि आप बताएं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा और क्यों, एक्सप्लेन करें।
तो दोनों ही सूरत में आपको कैसे क्वेश्चन में क्या लिखना होगा कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें जो कैटलिस्ट है सिलेक्टिवली ब्लॉक द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। सिलेक्टिविटी यहाँ पे जो सिलेक्टिविटी फैक्टर है वो यहाँ पे लिखना होगा, क्योंकि 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको सिर्फ रीजन पे जाना पड़ेगा। सेकंड रिएक्शन में क्या है, अंडरगो कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन एंड सेकंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन गिव्स एल्कीन्स। तो सिर्फ कैटलिस्ट के डिफरेंस की वजह से, प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से जो प्रोडक्ट हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ये हो गए आपके 6 क्वेश्चंस। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, द एडिशन ऑफ HBr, मतलब कि हाइड्रोहैलोजिनेशन करवानी होगी 1 ब्रोमोइथेन। 1 ब्रोमोइथेन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड और किसी एक पोजीशन पे चाहे ये होगी, तो यहाँ पे ब्रोमीन लगा होगा, यहाँ पे एडिशन करवानी होगी HBr की, ठीक है। अब इट इज स्लोअर देन इथीन, अगर इसकी बजाय सिंपल इथीन ले लिया जाए, ब्रोमीन ऐड ना किया हो, तो उस टाइम जो रिएक्शन है ये फास्ट होती है, ब्रोमीन वाली रिएक्शन स्लो होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑफ ब्रोमीन। अब डिफरेंस दोनों में किस चीज़ का है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन कार्बन के साथ जो ब्रोमीन अटैच्ड है इसका नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। तो ये इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेगा कार्बन से, अभी कार्बन पॉजिटिव होता जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से पुल करेगा, इस डबल बॉन्ड से। तो इससे क्या होगा, ये बॉन्ड जो ब्रेक हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे द अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ब्रोमोइथेन लेस देन दैट ऑफ इथेन। अभी ये बॉन्ड जो वीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी ब्रोमीन नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट इज वाई यहाँ पे जो रिएक्शन है हाइड्रोहैलोजिनेशन करवाएंगे तो वो फास्ट होगी, यहाँ पे स्लो होगी। ये थोड़ा डिफरेंस है। लिखना क्या है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ ब्रोमीन एटम द अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ब्रोमोइथेन इज लेस देन दैट ऑफ इथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर साइक्लोब्यूटाडाइन इज एरोमेटिक और नॉट। ये आपकी बुक में जो लास्ट चैप्टर है एरोमेटिसिटी, उसमें से ये हक्कल रूल जो है, हक्कल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे ही बता दूं कि हक्कल रूल के ऊपर आपको अच्छे से उसको तैयार कर लेना होगा, अच्छे से उसे समझ लेना होगा, क्योंकि उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2, तो 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब 2 × 2 कितने हो गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4, 1 2 3 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और हक्कर रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक होना है तो उसमें कितने होने चाहिए, 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। और n क्या होता है, इंटेग्रल मल्टीपल, 0 1 2 3 4। अगर n 0 है तो यहाँ पे देखिए 4 × 0 0 + 2, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और अगर n = 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो दोनों ही सूरतों में हक्कर रूल फॉलो नहीं होता है, तो इसका मतलब कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यहाँ पे आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। एरोमेटिसिटी जो आपका चैप्टर है वहीं पे आपको उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करा है, आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है। डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है। फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, आप जब ये क्वेश्चन करोगे तो आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार आप अपनी बुक खोलिए, उसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर को देखिए और इसको साथ साथ समझिए। बेंजीन इज कॉन्जुगेटेड ट्राइइन। अभी कॉन्जुगेटेड ट्राइइन मतलब कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, एंड इट इज सिमेट्रिकली हेक्सागन विद इक्वल कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की इक्वल है। और बॉन्ड एंगल्स की बात करें यहाँ पे सी, ये बॉन्ड एंगल जो है वो 120 डिग्री होता है। और ईच कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अगला पॉइंट है, 2 ऑर्बिटल्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ओवरलैप विद 2 ऑर्बिटल्स ऑफ एडजेसेंट कार्बन एटम टू फॉर्म 2 सिग्मा बॉन्ड्स। अभी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल आप डायग्राम जो आप देख रहे हो उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा।
कार्बन एटम्स के जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे एडजेसेंट पोजीशन पे जो कार्बन है उसके साथ ओवरलैप करता है और यहाँ पे देखिए ये वाला सिग्मा बॉन्ड बनता है। उसके बाद थर्ड है ये 1, यहाँ अगर मैं 1 पोजीशन डालूँ 2 3, अब ये जो थर्ड कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल है कार्बन एटम का ये ओवरलैप करता है और हाइड्रोजन इसके साथ है तो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ऐसे ही 6 जो हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और 6 ही CH बॉन्ड्स हैं और ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं। 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, 6 CH कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। तो ये 3 पॉइंट्स में यही लिखा है, एक बार एक्सप्लेन कर दूं दोबारा। Benzene is conjugated triene and is completely symmetrical hexagon with equal carbon-carbon bond length. 1.39 picometer इसकी bond length है। Carbon-carbon-carbon bond angle is 120 degree. Each carbon is sp2 hybridized. 2 orbitals of sp2 hybridized carbon atom overlap with 2 orbitals of adjacent position. ये जो adjacent position है and form 2 sigma bonds. Third sp2 hybridized orbital of each carbon overlaps with 1s orbital of hydrogen atom and forms sigma bond. और 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स और 6 ही कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। अब चलते हैं अगला पॉइंट उसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच कार्बन एटम हैज p ऑर्बिटल। अभी जो p ऑर्बिटल है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग और जो p ऑर्बिटल है इसकी 2 लोब्स हैं, एक होगी 1 अबव द प्लेन एंड दूसरी होगी 1 बिलो द प्लेन, 1 अबव एंड द अदर बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। p ऑर्बिटल ओवरलैप विद p ऑर्बिटल्स ऑन द बोथ नेबरिंग कार्बन एटम्स एंड वहां पे डीलोकलाइजेशन बन जाती है पाई ऑर्बिटल की और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो बन जाते हैं अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग। अब ये जो मैं अन्य पॉइंट्स बोला आप डायग्राम साथ के साथ देखोगे तो आपको इजिली समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है उन्हें डीजनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूँ इसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं px py pz। अब इन तीनों की एनर्जी सेम है तो इन तीनों को बोलेंगे कि दीज ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तभी इनको हम जब भी ड्रॉ करते हैं एक ही लाइन में ड्रॉ करते हैं, एक ही लेवल पे ड्रॉ करते हैं। अब इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम आयन है, इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक फॉर एग्जांपल कैल्शियम आयन बताया है। आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 30 एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 to 30 ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कैटायंस की कन्फिग्रेशन, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से याद होनी चाहिए। अब अगर आपको याद है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको अलग से वीडियो बना के उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सभी एलिमेंट्स की आपको बता दूंगी। अब कैल्शियम है, कैल्शियम की जो आपको पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, एटॉमिक नंबर, और उसके बाद आप इजीली यहाँ पे इसकी कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। कैल्शियम है और इसका एटॉमिक नंबर 20 है तो उसके हिसाब से आपको 20 है तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुके हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे आगे वाला जो है ऑर्बिटल वो खाली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं मतलब कि डोनेट हो चुके हैं, इसलिए कैटायन है कैल्शियम कैटायन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 मतलब कि यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टर्म डायपोल मोमेंट क्या होती है। डायपोल मोमेंट इज अ मेजर ऑफ पोलैरिटी किसकी, केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो 2 एटम्स होंगे उनमें जो केमिकल बॉन्ड बनेगा मतलब कि जो पोलैरिटी है और इसकी जो यूनिट्स होती हैं वो डी बाय होती है, इट इज डिनोटेड बाय डी। उसके बाद राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये अक्सर क्वेश्चन आता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों के लिए आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें ड्रॉ कैसे करते हैं और बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करके आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। के मतलब कि 1s
सिग्मा 1s 2 सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 2। उसके ये